हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा कर रहा हूं। SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संबंध में आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करता हूं। प्रतिदिन आप लोगों की जो क्लास चलती है वो शाम 8 से 9 बजे चलती है। आप लोगों को बता दूं, ये जो सिलेबस दिया गया है SGPGI का, यहाँ मैं यूनिट नंबर 6 में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमारी के बारे में चर्चा पर चर्चा कर चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने संक्रमक और गैर संचारी रोग के बारे में भी आप लोगों से बात कर चुका हूँ, जैसे हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस, तपेदिक इत्यादि जो बीमारी आती है संक्रमक रोग के अंतर्गत, मैंने आप लोगों से इसके बारे में बता चुका हूँ। आज मैं इसकी PDF के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि संक्रमक रोग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपको बता दूं कि सोशल वर्क जो SGPGI के संबंध में, मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में 500 प्रश्नों की सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है और ये प्रश्नों की सीरीज मैं आप लोगों को जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको 500 सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूं, मैं 500 रुपये में आप लोगों को ये जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को दिया जाएगा। उसमें वीडियो अगर मैं आपको बात करूं, यूनिट नंबर 1 से लेकर 7 तक की जो वीडियो होगी, जो PDF होगी, वो आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, ठीक है, 500 में। और अगर मैं आपसे बात करूं इसके संबंध में, जितने भी प्रीवियस ईयर के मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ है उनको भी सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो DSSB की बात मैं करूं, चाहे चंडीगढ़ यानी तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे भी मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ था, जम्मू कश्मीर में मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ था, उन पे भी चर्चा करेंगे, MPPSC के पेपर में भी हुआ था, उत्तराखंड का भी हुआ था। इन सब की वीडियो और PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखा है, इसके टेस्ट मिलेंगे, लेकिन ये प्राइवेट है, केवल उन्हीं बच्चों के मिलेंगे जो बच्चे इस कोर्स को परचेज कर रखे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप 8506031308 पर आप लोग मुझसे संपर्क कर लीजिए, या आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और आप कॉल के माध्यम से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको बता दूं, UGC नेट जो एग्ज़ाम होने वाला, हालांकि दिसंबर में चांसेस थे कि दिसंबर 2022 में पेपर होंगे, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अभी NTA UGC नेट ने नहीं निकाला है। तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि NTA UGC नेट का पेपर फिर एक बार दिसंबर 2022 का जो है वो मर्ज हो सकता है जून 2023 में, जून 2023 में मर्ज हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी क्लास अगर आप ऑनलाइन सोशल वर्क परचेज करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 5000 रहेगी, जिसमें आपको 2 किस्तों में जमा करना पड़ेगा, 2500 करके। मिनिमम जो किस्त बनाई जाएगी इसकी 1000 बनाई जाएगी, दूसरी किस्त आपकी 4000 बनेगी। NTA UGC नेट की बात मैं कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा यूनिट नंबर 1 से लेकर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2000, ये अगर बात करें 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, और 2004 से लेकर 2022 तक जितने भी NTA UGC नेट का पेपर हुआ है उन सभी पेपर को सॉल्व किया जाएगा और यूनिट वाइज जो आपका मॉक टेस्ट बनेगा उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों से, ठीक है। इसकी भी अगर क्लास के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 8506031308 पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है हमारी। हम बात कर रहे हैं संक्रमक रोग के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं संक्रमक और गैर संक्रमक रोग के अंतर्गत ये लिखा गया है महामारी है, स्थानिक मारी है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें घटना या प्रसार या एटियोलॉजी या लक्षण या उपचार और कैंसर, और कोरोनरी धमनी रोग एक होता है, मोटापा, मधुमेह, आघात और चोटों जैसे गैर संचारी रोग की रोकथाम और उसकी अवधारणाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा पर चर्चा यूनिट नंबर 6 में कर रहे हैं। तो आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद रह जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में। जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य के संबंध में भी आप लोगों के लिए ले रखा है टॉपिक, किसके लिए क्या क्या आपकी भूमिका होनी चाहिए, स्वास्थ्य और रोग में क्या भूमिका होगी, इन सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों से भी चर्चा करने वाला हूँ। और अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कि मैंने रोग और उपचार के संबंध में, जैसे हैज़ा वगैरह अभी मैंने कल तो चर्चा किया ही था, अभी भी आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाऊंगा, आप लोग इसे अवश्य देखिएगा अंत तक, ठीक है।
है ना, इम्पोर्टेंट। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं अपने हम लोग। अभी हम लोगों ने बात किस पे किया है, चर्चा पर चर्चा, बताइए एक बार, बोलिए। बच्चों के संबंध में कार्यक्रमों पर बात किया है भाई, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। ICDS पर बात किया है, SOS पर बात किया है, और साथ ही साथ हमने चिल्ड्रंस होम पर बात किया है, ऑब्जर्वेशन स्पेशल और जुवेनाइल और चिल्ड्रंस होम पर बात किया है। साथ ही साथ हमने अभी एडॉप्टेशन पर बात किया है, गोद लेना या दत्तक ग्रहण पर बात किया है, जिसको हम लोग CARA, इस पर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम में यहाँ पे जो चर्चा किया था, आप जैसा कि देख भी रहे हैं सिलेबस पे, अगर उस पर बात अगर हम करें संक्रमक और असंक्रमक के अंतर्गत, तो संक्रमक के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक तालिका के माध्यम से, जहाँ पे जीवाणु, विषाणु और प्रजाणु और कवक और क्रीम के लेकर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए आपके सामने आ गया है। कल मैंने बात कर चुका था हैज़ा के बारे में। हैज़ा मैंने कल बताया भी था कि यह जो है विब्रो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। ये बात मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों से लिखवाया भी होगा और आपको मिला भी होगा। बात सही है कि नहीं सही है? मैंने फिर ये भी बताया था कि जल खाद्य पदार्थों को मक्खियों द्वारा तेजी से ये फैलता है बीमारी हैजा वाली। उल्टी और दस्त इस रोग से विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसमें मनुष्य की आंत जो हो जाती है वो प्रभावित हो जाती है। इसमें क्या होता है, पानी को उबाल कर और शुद्ध करके पिया जाता है, ये मैंने बता चुका था। डिप्थीरिया के बारे में बताया था आप लोगों से, ये भी आपको मालूम हो चुका है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें टिटनस भी बता चुका हूँ आप लोगों से, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, सीधा मैं आगे बढ़ूँगा। टाइफाइड, कुष्ठ रोग और प्लेग और काली खांसी के बारे में बात कर चुका था। अब हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग पर। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत हो तो बताइए एक बार, मैं आपको बता दूं, ये PDF आपको भी ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, विषाणु जनित रोग। और अगर हम बात करें विषाणु जनित रोग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके बारे में आप सभी लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके लिए। तो एक छोटी आंत आती है जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यह रोग जो होता है वेरिसेला विषाणु के कारण होता है, इसको छोटी आंत कहा जाता है। या रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने और हल्का बुखार हो जाता है, हल्का बुखार हो जाता है, छोटी आंत। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता क्या भाई? अनम्यूट हो म्यूट हो जाइए एक बार, है ना। छोटी आंत, जब मैं बोलता हूँ तब आप लोग नहीं होते हैं अनम्यूट, जब नहीं बोलता हूँ तो आप लोग म्यूट हो जाना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यह, हाँ, यह व्यक्ति को एक बार हो जाने पर दोबारा नहीं होता है। यद्यपि यह अपने आप ठीक भी हो जाता है, फिर भी चिकित्सक से परामर्श के लिए कुछ प्रतिजैविक दिए जा सकते हैं। जैविक का मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि कुछ दवाएं, कुछ टीके वगैरह दिए जा सकते हैं। तो ये है चिकन पॉक्स। तो मैं कहूँगा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका, एक कारण पूछ सकता है, ये कब होता है, ये सॉरी किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा वेरिसेला विषाणु से कारण होता है ये चिकन पॉक्स। बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। ये देख लीजिए आपके सामने है, यह विषाणु द्वारा फैलता है। सिर दर्द, कपकपी, उल्टी के साथ तेज बुखार, ये लक्षण आपके सामने आ जाते हैं। और उसके बाद यह एक संक्रामक रोग है, रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए इसमें। और 3 से 4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने निकल जाते हैं, जो कि शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। इसे चेचक का टीका लगवाना या लगवा लेना चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत लोग नहीं कहते माता जी निकल ही आए हैं, नहीं बोलते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को होते हैं बेसिकली, ये पता होना चाहिए आपको। क्यों भाई, है ना, वही है ना, हाँ, तो उसी को बोला जाता है, इसे चेचक कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें पोलियो के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, यह रोग सबसे छोटे पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। आंत की दीवारों से होते हुए रुधिर प्रवाह के साथ रीढ़ रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड बोलते हैं इसको, पहुंच जाता है, जहां पर विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उसकी क्षति हो जाती है। बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विषाणु मस्तिष्क के श्वास केंद्र पर भी नष्ट हो जाते हैं या नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोगी सांस नहीं ले पाता है। बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, पहली बात। ये प्रभावित किसको करेगा, स्पाइनल कार्ड के, ये दूसरी बात याद रखिएगा इसमें।
पहले वाले में मैंने बताया ये विषाणु से फैलता है चेचक रोग, इसमें आप पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा लक्षण ये आपको दिखा रहा है, सिर दर्द इसमें होता है, कपकपी होता है, उल्टी के साथ तेज बुखार आता है। ये दूसरी बात भी आप लोग याद रख सकते हैं चेचक में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 से 3 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और मैंने चिकन पॉक्स में वेरिसेला विषाणु बताया है, ये याद रखिएगा, छोटे छोटे दाने, हल्का बुखार यहाँ पे भी निकल आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए अभी मैं पोलियो के बारे में आप लोगों से बता दूं, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, किसी को मालूम है क्या भाई? कोई बच्चा बच्ची बताए जरा, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 24, बोलिए एक बार। पोलियो दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ओके, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी आप लोगों ने शायद हाल ही में देखा था, है ना, 24 अक्टूबर को ही पोलियो दिवस जो है मनाया गया था, पोलियो दिवस। और इस पोलियो दिवस का जो अभियान शुरू किया गया था वाराणसी में, जब शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 18 सितंबर से शुरू हुआ था। 6 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, 5.5 लाख बच्चों को दी गई थी खुराक वाराणसी में। 18 सितंबर पोलियो अभियान चलाया गया था, 18 सितंबर को, ठीक है। और आपको मालूम होगा पोलियो का नारा क्या है? एक बूंद कई जिंदगियों को बचा सकता है। क्या नाम बताइए पोलियो का नारा? हाँ, 2 बूंद जिंदगी की। वेरी गुड, शाबाश, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अच्छा, भारत में पोलियो समाप्त कर दिया गया है, कब कब किया गया समाप्त? भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, कब? याद रखिएगा, भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब किया गया है? 2014 में। देश का दर्जा पाने के लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से बताया था कि भाई ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। याद रहेगा ये कब किया गया है? 2014, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। WHO ने किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना, याद रहेगा। पल्स पोलियो का पहला केस कब आया था? बताइए, नहीं पता। पहला परीक्षण जब किया गया था 1952 में आया था, और पहला आया, याद रखिएगा, ये प्रयोग किया था 2 पोलियो जो है, अगर हम बात करें तो वैक्सीन का प्रयोग किया गया था। और पहला इनका जो जोनास सॉल्क नाम था, क्या नाम था उनका? जोनास सॉल्क नाम था। ऐसे ही सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए था। जोनास सॉल्क नाम था, जो 1952 में इसका पहला परीक्षण किया था, 1952 में। तो याद रखिएगा 1952, 2014 एंड 24 अक्टूबर। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर को सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, 24 अक्टूबर को। आपको बता दूं कि पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 2022 में रविवार यानी 27 फरवरी 2022 को पूरे देश में आयोजित भी किया गया था। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस कब शुभारंभ किया गया था? राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस तो 18 सितंबर, 18 सितंबर, 18 सितंबर। क्लियर रहेगा ये भी? याद रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक साल बाद 1995 में, हालांकि अगर हम बात करें 1995 की बात, पहले तो दिल्ली में 2 अक्टूबर 1994 को 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से 12 लाख बच्चों को पोलियो का टीकाकरण की दवा पिलाई गई थी। जस्ट उसी के एक साल बाद ना 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम पूरे देश में फैल गया था। 1995 से याद रखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 24 अक्टूबर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 24 अक्टूबर, बस
इससे बाहर पोलियो के संबंध में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। खसरा, देखिए यहाँ पे आप देखिए खसरा, खसरा अगर हम बात करें तो यह एक मोरबेली विषाणु द्वारा फैलता है या विषाणु द्वारा होता है खसरा। यह रोग प्रायः बच्चों में होता है और इस रोग के विषाणु नामक जो विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं और शरीर पर जो लाल दाने हो जाते हैं इस खसरा में, और बच्चों को ठंडक और सीलन से बचाना होता है खसरा में। खसरा बीमारी, और ये जो बीमारी है खसरा जिसको हम लोग मिसल्स कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों से पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसके लक्षण की अगर हम बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं खसरा के। सूखी खांसी, लाल दाने हो जाने, बच्चों को ठंडक में सीलन से बचाना चाहिए, बिल्कुल जी। बिल्कुल। और कुछ खास लक्षण, सूखी खांसी होना, लगातार नाक का बहना, गले से जो है खराश बने रहना, आंखों में सूजन आ जाना, है ना, गाल की अंदरूनी परत पर जो है मुख के अंदर पाए जाने वाले जो लाल रंग होते हैं उसकी पृष्ठभूमि पर नीले सफ़ेद केंद्रों का एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट कहते हैं उसे, है ना। ये भी लक्षण दिखाने लगता है। तो ये बेसिकली 10 से 14 दिन के बाद दिखाई देता है खसरा, है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये खसरा है। तो खसरे से जोखिम जो कारक है उसमें आप ये भी ध्यान रखिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये कारक जो होते हैं वो खसरे के जोखिम को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि टीकाकरण ना लिया जाए तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यदि आप विकासशील देशों की यात्रा करते हैं तो जहां खसरा अधिक आम है तो आपको बीमारी होने का अधिक खतरा बन जाता है वहां पर। अभी मैंने आप लोगों से हाल ही में बताया था विटामिन ए की कमी का होना। विटामिन ए की कमी मतलब यदि आपके आहार में पर्याप्त विटामिन ए नहीं है तो आपको अधिक गंभीर लक्षण जटिलताओं की होने की संभावना बनती है, जिससे खसरा का रूप हो सकता है ना। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कमज़ोर रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बेसिकली हमें देखने को मिल सकता है ना। तो खसरा क्या हवा से फैलता है? बिल्कुल हवा से फैलता है। तो यह सत्य है कि खसरा हवा से फैलता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल जाता है। खसरा श्वसन के बूंदों और छोटे जो एरोसोल के कण होते हैं उनके माध्यम से जो है हवा के माध्यम से फैल जाता है ये। तो संक्रमित व्यक्ति खांसने छींकने पर जो है वायरस को हवा में छोड़ सकता है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। खसरा, तो खसरा एक अत्यधिक संक्रामक है या 10 दिनों तक रह सकता है, याद रखिएगा। ये प्रोडोमल चरण में उपस्थित होता है। अब ये एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें खसरे में कितने चरण होते हैं। अब आपको मैं लिखवा देता हूँ, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं खसरा के? 4 चरण होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप ध्यान रखिएगा। उष्मायन एक चरण होता है। क्या चरण होता है? उष्मायन एक चरण होता है। एक चरण होता है, अभी भी मैंने बताया है, प्रोडोमल एक चरण होता है जिसको हम लोग कैटरल भी कहते हैं। ये खसरे के दूसरे जो चरण होता है ना, प्रोटोमल का नाम दिया जाता है। प्रोटोमल यानी दूसरे चरण में खसरे की कुछ शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगता है और दूसरे चरण में खसरे के बुखार, घबराहट, खांसी, आँख का आना, आँख मतलब रेड हो जाती है, उसको बोलते हैं आँख का आना, है ना। और सर्दी जुखाम जैसे लक्षण इस रूप में दिखाई देने लगते हैं। और जो उष्मायन है ये चरण, ये पहला चरण है। इस चरण में जो होता है खसरा वायरस के संपर्क में आता है या आमतौर पर खसरे के लक्षण शुरू में 10 से 14 दिन पहले का होता है, ये पहले वाले में उष्मायन में। और एक होता है रैसे तीसरे नंबर का है। ये जो रैसे है ये बेसिकली दाने का चरण इसको बोला जाता है, इसको दाने के चरण बोला जाता है। तो प्रोडोमल चरण में 2 से 4 दिन बाद मैकुलो पॉपुलर, जिसको चपेट बोलते हैं, चपेट और लाल रेसे या दाने दिखाई देने लगते हैं। तो यह खसरा का तीसरा चरण बन जाता है, जहां रोगी को दूसरे चरण के लक्षण दिखाई देने लगते तो हैं, लेकिन यह पहले के मुकाबले बढ़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बुखार आपको 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक भी हमें देखने को मिल सकता है ना। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और चौथा है रिकवरी। चौथा आपका क्या बन जाता है? रिकवरी। तो रिकवरी मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें
तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस चरण में आते आते मरीज रिकवर होने लगता है, और इस चरण में यानी रोगी आमतौर पे दाने आने के 4 दिन बाद संक्रमक होते हैं। फिर भी धीरे धीरे खसरा का असर कम होने लगता है। तो यह चरण आता है तो बुखार जैसे लक्षण भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं इस चरण में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 4 चरण है जो खसरा के चरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें आप सबके लिए। तो प्रोड्रोमल चरण में उपस्थित होता है खसरा, जो ऐसा कि आप देख सकते हैं दूसरे चरण में होता है खसरा। उष्पायन की जो अवधि होती है, इसकी जो अवधि होगी वो 1 से लेकर 2 सप्ताह तक होती है पहले वाले का। और अगर हम बात करें तो 2 सप्ताह के बाद वाली जो प्रक्रिया चलती है वो प्रोड्रोमल की चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लिम्फ नोडल्स हमेशा जो लिम्फ होता है वो नोडल्स हमेशा सूजे हुए नहीं होते हैं, है ना, हमेशा सूजे हुए नहीं होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा रुबेला के बारे में, है ना। रुबेला भी एक इसी तरीके से ये संक्रामक रोग तो नहीं होता है, लक्षण 5 दिनों तक रहते हैं उसमें, और ये प्रोड्रो चरण में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो उष्मायन की अवधि होती है वो 2 से 3 सप्ताह चलती है। ठीक है, इसमें लसिका ग्रंथियां जो होती है सूजी होती है, और नोडल इसमें हमेशा लिम्फ जो होता है सूजा होता है खसरा में, और जो कि रुबेला में क्या सूजा रहता है, लसिका सूजा रहता है। बस ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ देखिए, रेबीज़ क्या होता है, इस रोग में हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब फीवर ऑफ वाटर कहते हो आप लोग, इसके नाम से भी जाना जाता है इसको, रेबीज़ को, है ना। तो मतलब भय लगता है, ये किससे भय लगता है, वाटर से, जल से भय, हाइड्रोफोबिया, है ना। तो यह एक घातक विषाणु जन्य रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। तो रेबीज समतापी वस्तुएं जैसे कुत्ते, बिल्लियों आदि से मिलता है, और मनुष्य में इसके द्वारा काटने से नहीं होता है। मनुष्यों में मतलब ये अगर काट लेते हैं तो ऐसा होने की संभावना बताती है रेबीज। तो सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार का लक्षण दिखता है, धीरे धीरे शोर, तेज रोशनी, ठंडी हवा से प्रेरित जो प्रतिरोगी असहनीय या असहनशील हो जाता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोकर 1% बेंजल कोलियम कोलाइड की मरहम की जाती है इसमें। ठीक है, ये देखते हैं रेबीपुर। ठीक है, HDCA और एंटी सीरम के इंजेक्शन इस रोग को दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पालतू कुत्तों को रेबीज का टीका लगाना चाहिए, पालतू कुत्तों को, है ना। क्लियर रहेगा ये, एक बार बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोटोजोवा से संबंधित रोग। प्रोटोजोवा से संबंधित रोग, प्रोटोजोवा जनित रोग। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक आपके सामने आ रहा है एमी, अगर हम बात करें एमीबिएसिस के बारे में। ठीक है, देखिए प्रोटोजोवा से संबंध में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो पायरिया पूछा जाता है, काला ज्वर पूछा जाता है, मलेरिया पूछा जाता है, पेचिस पूछा जाता है ना। तो एक निद्रा होती है, वो भी आते हैं बेसिकली। तो आप चाहो तो एक ट्रिक बना सकते हो, पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक बना सकते ट्रिक। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो पापा है ये बेसिकली पायरिया बताता है, का यहाँ पे जो मैंने लिया है वो बेसिकली कालाजार बताता है, माँ आपका मलेरिया बताता है, और पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेचिस बताता है, और सोते मतलब यहाँ पे निद्रा एक बीमारी होती है, वो भी उस पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, वो आप तो ये आप बता सकते हैं प्रोटोजोवा के संबंध में। ये जो हैं कुछ रोग हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप लोग, जो है एमीबिएसिस बोला जाता है इसको। तो एमीबिएसिस या एम्बिक पेचिस का वह रोग जो मनुष्य को एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवा परजीवी सदस्य के कारण होता है। ये तो पीड़ित मनुष्यों की आंत में फोड़े हो जाते हैं और जिसके कारण पेचिस या अतिसार हो जाता है। रोगी का सिर दर्द, बुखार हो जाता है, और इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियां को पोटेशियम परमैंगनेट में घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख रहिएगा इसको। अभी मैंने आप लोगों को मलेरिया के बारे में बताया था। तो यह रोग जो होता है प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी प्रोटोजोवा होता है, जिसके प्रोटोजोवा की जातियों में होता है। ये सन 1880 में एक फ्रांसिस डॉक्टर थे। ये पहली पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो एग्ज़ाम में आप लोगों से देखने को मिल सकता है, मलेरिया।
तो इसके जो डॉक्टर ए लेबेरॉन बेसिकली मलेरिया रोग से ग्रसित रोगी के रक्त में मलेरिया परजीवी को देखा था। तो किसने देखा था? लेबेरॉन ने देखा था। और क्या था उसमें? परजीवी प्रोटोजोआ जातियों में था। और यह रोग जो होता है प्लाज्मोडियम, ये आप ध्यान रखिएगा, इस नामक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से फैलता है। आपने नाम सुना होगा मादा एनाफिनीज मच्छर। इस परजीवी को स्वस्थ मनुष्य को रक्त में पहुंचा देता है। घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए और मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, याद ध्यान रखिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए जरूर घर के आसपास साफ सफाई के। कुनैन, अभी आपको बता दूं, ये दिल्ली में छिड़काव हो रहा है डीडीटी का। ठीक है, मलेरिया के लिए होता है। हाँ, कुछ शहरों में हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। कुनैन हो गया, और उसके बाद कैमा जो है कैमा किवियन आदि जैसे चिकित्सक के परामर्श अनुसार लेना चाहिए दवा वगैरह। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि दो बातें याद रखिए। छिड़काव किसका? डीडीटी का। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म है, आप इसको याद रख लीजिएगा। और दूसरा जो मादा एनाफिनीज है, जिसकी वजह से ये मलेरिया होता है ना, परजीवी को स्वस्थ मनुष्य में रक्त में तक पहुँचाता है, तो मादा एनाफिनीज पहुँचाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, मादा एनाफिनीज। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे अगर बात करें तो मच्छर के काटने से होता है ये मलेरिया, याद रखिएगा। मलेरिया से जो है बचना है तो पानी इकट्ठा ना होने दें, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें इसको, यदि आपको मलेरिया से बचना है तो, है ना। तो रुके हुए पानी के स्थानों को मिट्टी से भर देते हैं। यदि ऐसा संभव होता है तो उसे मिट्टी या तेल या डीजल आदि जरूर आप उसमें डाल दें, जिससे मच्छर जो है नष्ट हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप चाहें तो नारियल खोलकर प्लास्टिक कप या बोतल आदि जैसे जल एकत्रित ना होने दें आप अपने आसपास। ठीक है, और इस समय चल भी रहा है मलेरिया खूब, मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, डेंगू, डेंगू, हाँ डेंगू चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर का जो जीवन चक्र के साथ अन्य तथ्यों को बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक एनीमिलिया के वर्ग इंसेक्टा का प्राणी है, जिसे मलेरिया रोग का कारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एनी, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, एनीमिलिया के इंसेक्टा का प्राणी है ये, मादा एनाफिनीज मच्छर संघ का। ठीक है, तो मादा एनाफिनीज एक छोटी आकृति की कीट होता है जिसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है ना, 2 से 4 दिन तक होता है। बस याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए बन सकता है इम्पोर्टेंट। जानिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है। मैकुलॉज ने सन 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था? तो मैकुलॉच ने, और रेनॉल्ड रॉस ने सन 1902 में चिकित्सा और मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का अन्वेषण के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी दोनों पॉइंट है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा? बताइए, बोलिए एक बार। बोलते भी तो रहिए। चलो, ये बढ़िया है भी, आप लोग जो है इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अच्छा, एक आप लोगों को मैंने बताया था कालाजार भी होता है। कालाजार क्या होता है? ब्लैक फीवर बोलते हैं इसको, यही कहते हैं कालाजार में। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि कालाजार पहले तो ये जान लीजिए होता क्या है ये। तो ये बहुत सरल है कालाजार। बेसिकली कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया और डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार किस्सा होता है, कालाजार के बारे में भी देख लीजिए, मैं आप लोगों से बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है, इसके कारण से होता है कालाजार। कालाजार एक वेक्टर जनित रोग है। कालाजार की गंभीरता चरणबद्ध तरीके से बढ़ती है। अगर इसका उपचार ना कराया जाता है तो ये जानलेवा बीमारी बन जाती है कालाजार, है ना।
कालाजार बेसिकली अगर हम बात करें तो यह जो संक्रमण होता है बालू मक्खी के द्वारा होता है। यह कालाजार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकता है ना। ये दो टाइप का होता है, एक होता है जूनोटिक कालाजार होता है, क्या बोलते हैं इसको, जूनोटिक कालाजार, और एक आपका होता है एंथ्रोपोनोटिक एंथ्रोपोनोटिक होता है एक। और ये जूनोटिक होता है ना, ये बेसिकली परजीवी जानवरों में बालू मक्खी से मनुष्यों में संचरित होता है। भारत में इस प्रकार का कालाजार नहीं पाया जाता है जो जूनोटिक वाला है। ये एंथ्रोपोनोटिक कालाजार होता है जहां कालाजार परजीवी मनुष्यों में बालू मक्खी में और पुनः मनुष्यों में संचरित होता है। मतलब परजीवी एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव के शरीर में रहता है और उनके पोषण लेता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो परजीवी मनुष्यों में बीमारी कर सकता है ये। तो भारत में किस प्रकार का पाया जाता है, तो भारत में एंथ्रोपोनोटिक प्रकार का कालाजार पाया जाता है। पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियासिस, टीबी के साथ कालाजार और एचआईवी के साथ कालाजार पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं भारत में एंथ्रोपोनोटिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा। और वो जो मक्खी या मक्खी उड़ने, जी जी क्या करें, चलो तो ये आप घरेलू मक्खी बोलते हैं ना सर। हाँ देखो, जो यहाँ पे मक्खी की हम बात करें ना, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि यह मक्खी उड़ने में कमज़ोर जीव है जो केवल ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई तक ही फुदक सकती है ना, आमतौर पे वो फुदकती है। तो मादा बालू मक्खी ऐसे स्थानों पर अंडा देती है तो छायादार, नम और जैविक पदार्थों को परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर 16 से 20 दिन तक की होती है ये। और जिन घरों में बालू मक्खी पाई जाती है उन घरों में कालाजार संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, या ये चीज़ें तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भारत में देखने को मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था, और उसके बाद क्या था, कालाजार हो गया, उसके बाद एक क्या था, बताइए, पायरिया, बोलते नहीं है आपको, पायरिया भी तो था। ये देखिए पापा में मैंने क्या लिखा था, पायरिया ही तो लिखा था, पायरिया। ये दांत से संबंधित हाँ आपने मसूड़ों सही, से। हाँ आपने सही बताया। कई लोगों के मन में ये सवाल तो उठता ही होगा, पायरिया क्या होता है बेसिकली। दरअसल ये ना मुख के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बीमारी है जो मसूड़ों और दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो पायरिया को मसूड़ों की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो मसूड़ों की बीमारी किसको कहते हैं, पायरिया को कहा जाता है ना। ये भी बात आप याद रख सकते हैं। और यह रोग दांतों का सहारा देने के टिश्यू को प्रभावित करने लगता है। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पायरिया रोग बहुत गंभीर हो जाता है, जिससे मसूड़ों की जो ताकत, जो पकड़ होती है दांत से, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो और यही टूट टूट कर क्या करने लगते हैं, गिरने लगते हैं, है ना। तो पायरिया भी अगर हम बात करें तो इसमें भी कई टाइप बनता है, जैसे मसूड़े की सूजन हो गई, है ना। तो मसूड़े की सूजन क्या, यह पायरिया का सबसे सामान्य रूप है, सूजन। तो इस स्थिति में मसूड़ों में सूजन हो तो जाती है और लाल रंग के नज़र भी आने लगते हैं। तो प्रतिदिन दांतों की सफाई के दौरान इसमें से खून भी निकल सकता है मसूड़े की सूजन में। तो एक टाइप तो ये सामान्यता रूप में होता है ना। तो मसूड़े की सूजन का उपचार ना किया जाए तो यह हल्के पायरिया का कारण हो सकता है। इस स्थिति में मसूड़े और दांत के आसपास जो अपनी जगह छोड़ने लगता है, तो इससे क्या होता है, दांतों के आसपास की हड्डी जो होती है वो जल्दी क्या होती है, नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपका होता है सामान्य, एक होता है माइल्ड लेवल का, है ना, माइल्ड लेवल का होता है। और एक आपका होता है गंभीर पायरिया रोग होता है, जहाँ पे मसूड़ों की बीमारी में सबसे अधिक स्थिति, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे अधिक स्थिति के रूप में देखने को मिलता है थर्ड वाले में। और इसमें दांत को सहारा देने वाली हड्डियों को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो साथ ही दांत ढीले होने लगते हैं, है ना। तो ये बनता है। और कारण कई पायरिया, कई बैक्टीरिया होती है जिसमें बैक्टीरिया प्लाक बनते हैं, है ना। तो जिसे साफ ना करने पर टर्टर बन सकता है, टर्टर बन सकते हैं। तो और पायरिया का रूप ले लेता है वही टर्टर पायरिया का रूप लेता है। धूम्रपान करना हो गया, मधुमेह की समस्या है, लड़कियों और महिलाओं में हार्मोन्स परिवर्तन का कारण भी बन सकता है ना। मधुमेह की कुछ दवाइयाँ
के कारण जो लार में प्रभावित कम हो जाती है। अनुवांशिकता कारण भी होता है, कुछ बीमारियां जैसे एड्स भी होती हैं तो उससे भी देखने को मिलता है। तो पायरिया कई लक्षण भी है, बदबूदार सांस आना, मसूड़ों का लाल हो जाना, लाल रंग का सूजन हो जाना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का अधिक मुलायम होना, है ना, ये चीज़ें, दांतों का ढीला होना, है ना, सेंसिटिविटी महसूस करना दांतों में, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है पायरिया में, है ना। इसके लिए उपाय यही है कि आप डॉक्टर से सलाह लें। ये होता है पायरिया। बाकी एक था मलेरिया, मैंने बता ही चुका था आप लोगों के लिए। एक पेचिश होता है ना, पेचिश भी एक रोग ही है। और इसमें अगर हम लोग बात करें पेचिश के संबंध में, तो पेचिश बड़ी आंत या पेट के संक्रमण के कारण होता है। पेचिश में ना आराम पाने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। यदि रोगी के पेट दर्द के साथ साथ बुखार, कपकपी, उल्टी, खून, दस्त भी होती है तो उसे हम लोग रोगी को पेचिश से पीड़ित बता सकते हैं कि ये पेचिश से पीड़ित है। तो इस रोग में रोगी का बार बार पेट में ऐंठन होती है और मल के साथ बलगम भी आता रहता है। तो ये होता है पेचिश के लिए, ठीक है। उसके बाद एक आपकी होती है निद्रा बीमारी होती है ना। जब पेचिश भी दो टाइप का होता है, एक अमीवा पेचिश होता है, एक डंडानुज पेचिश होता है। दो टाइप का होता है इसमें पेचिश भी, है ना। तो याद रखिएगा ये भी पेचिश के बारे में भी थोड़ा सा। निद्रा एक बीमारी है, मालूम है, अनिद्रा जिसको, या सोने में असमर्थता एक विकार है जिससे नींद ना आना या लंबे समय तक ना सो पाने की समस्या हो जाना। तो अनिद्रा भी सामान्यतः अगर संकेत लक्षण दोनों पाए जाते हैं जिसमें सोने में लगातार परेशानी होने लगती है, तो इसको हम लोग कहीं कहीं डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, है ना, स्लीप डिसऑर्डर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति या पशु के निद्रा संबंधित चिकित्सीय विकार को हम लोग क्या बोल सकते हैं, निद्रा विकार बोल सकते हैं, निद्रा विकार बोल सकते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए और आगे हम देखते हैं। अब आ गया था हमारे सामने लैंगिक संपर्क। लैंगिक संपर्क जो है अन्य रोग की बात किया गया है। तो ये गोनेरिया एक है और यह जो है निसेरिया गोनोर हिया नामक एक जीवाणु होता है, इससे फैलता है ये गोनेरिया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पुरुषों में यूरेथ्रा मूत्रमार्ग में सूजन आ जाती है, पेशाब जलन के साथ आता है और मवाद भी आता है इसमें। स्त्रियों में यह जो है यूरेथ्रा, वेजिना और सर्विक्स में भी हो सकता है ये। और ये उपचार हेतु अगर हम बात करते हैं तो पेनिसिलिन और नॉर्बेटिक्स और ट्रेटासाइक्लिन, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिफ्रोफ्राल विक्सन नामक प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक, पुरुषों में जो है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, पेशाब में जलन होने लगती है ये। दूसरी पॉइंट आप स्त्रियों में देख सकते हैं, यूरेथ्रा वेजिना और सर्विक्स में भी हो सकता है। ये गानोरिया है। गानोरिया में दूसरी एक जो कि जीवाणु होता है, तो आप ये याद रखिएगा, नरेशिया, है ना, ये शब्द याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए 3 पॉइंट यहाँ पे दे सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें तो सिफिलिस एक है बीमारी, या जो है ट्रोपोनेमा और पैलिडियन नामक जीवाणु से होता है। ये मूत्र के मार्ग से दाने निकल आते हैं। और उपचार के लिए अगर हम बात करें तो वही चीज़ें जो कुछ मैंने अभी आपको पहले बताया था, पेनिसिलिन और डाइक्सिन साइक्लिन और नॉर्बेटिक का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये मैं कहूँगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग देखिए एड्स सन 1981 में समलैंगी संबंध रखने वाली युवाओं में पता चलने के बाद या एड्स रोग, जिसको हम लोग एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है, इसका पता चला कब, 1981 में। ये पहली पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और एक से अधिक व्यक्तियों में यौन संबंध रखने पर रोग होने की शंका जो है बताई जाती है। ये भी आप फैक्ट के रूप में ना करके इसको अप्लाइड के रूप में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो संक्रमित रुधिर दान करने के या रुधिर ग्रहण करने से होता है ये भी। और यौन संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। और एलिसा यहाँ पे एक टेस्ट होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेनेट एस्से कहा जाता है इसको, जो है एलिसा एक टेस्ट है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो
तो ये टेस्ट होता है एड्स के लिए, और इसका फुल फॉर्म, दो बातें यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। यह एचआईवी वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली है जिसका पता चलता है कि व्यक्ति पीड़ित होता है, एड्स पीड़ित है या नहीं है। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी एक होता है जो एचआईवी संक्रमण की खास जांच होती है, जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति एचआईवी ग्रसित है। यदि निगेटिव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न प्लॉट जो बॉल्ट टेस्ट के माध्यम से किया गया है। एक एचआईवी P24 होता है, एंटीजोन होता है, एक पीसीआर। तो एचआईवी की स्पष्ट जांच के लिए इसमें रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। तो रोग की तीव्रता की जानकारी अगर मिल रही है तो एचआईवी P24 है एंटीजोन, याद रखिएगा पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो पता चलता है कि एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है, ये इससे पता चलता है। और तीसरी अगर बात करें एलिसा के बारे में, तो यह वायरस जांच करने की प्रणाली से पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं है, ये एलिसा टेस्ट बताता है। तो ये तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए, रक्त से संचरण के फैलने वाले रोग हो जाते हैं, है ना, रक्त से, बताइए, रक्त संचरण से फैलने वाले रोग, बोलिए कौन कौन से। देखिए यहां पे बात करें तो एक हेपेटाइटिस है, क्या है, हेपेटाइटिस है, हाँ हेपेटाइटिस है। तो आप याद रखिएगा, यकृत रोग को हेपेटाइटिस कहते हैं, यकृत रोग को। और इस रोग में ऑक्सीजन का अभाव होता है, उपापचयी दर को बढ़ाने से ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा हेपेटाइटिस के बल दूसरी लाइन याद रखिएगा जिससे ऑक्सीजन का अभाव होता है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। उसके बाद हस्ती रोग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, हृदय के रोग, जो है अतितान धमनियों के बहुत देर तक सिकुड़ते रहने के कारण उत्पन्न होता है ये। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एबेरोसिक्लेरोसिस, इस रोग की धमनियों में दीवारें खत्म हो जाती हैं। और हृदय शूल, इस रोग में हृदय की रुधिर वाहिनियां में थोड़ी थोड़ी देर में के लिए ऐंठन आ जाती है, इसको हृदय शूल कहते हैं। और हृदयपात तब होता है जब हृदय के कपाटों में कुछ खराबी आ जाती है और रंध्रों में खराबी आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हृदय के संबंध में 4 हैं, चारों के चारों आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये जो धमनियाँ दिया गया है ये आप नोट करिएगा, एबेरोस्क्लेरोसिस, ये आपको देखने को मिल सकता है रोग के संबंध में। ठीक रहेगा ना, बोलिए एक बार। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आप सबके लिए हैं, इम्पोर्टेंट है, भूलिएगा मत, है ना, वरना आप ही सबको दिक्कत होगी पेपर में, है ना। आप ही सब नहीं कर पाओगे तो आप लोग कहोगे भाई हमने नहीं किया, तो दिक्कत आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं, मधुमेह। देखिए यहाँ पे अग्नाशय की कोशिकाएं जो है इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिससे शर्करा का उपचय नहीं होता है। पोषण व रक्त में शर्करा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। रोगी को इंसुलिन और इंजेक्शन नियमित रूप से देना चाहिए। मधुमेह में डायबिटीज़ है, ये आप जानते हैं, इसमें तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, अग्नाशय की कोशिकाएं होता है इंसुलिन हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है, बस तो वहीं से आपको क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ होती लगती है कि नहीं। पता होगा मधुमेह के बारे में, तो मालूम है जी। हाँ, मधुमेह क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया भाई डायबिटीज क्या होती है तो क्या बताएंगे आप लोग। ब्लड में सर शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है सर। इंसुलिन नामक ग्रंथि जो है, आग्नाशय ग्रंथि, हाँ, वो काम करना कम कर देती है। बिल्कुल। देखिए जब भी आप खाना खाते हैं तो वह अंदर जाकर टूटना शुरू कर देता है, और इस दौरान उसके मौजूद जो ग्लूकोज होते हैं यानी मीठा या चीनी का जो शर्करा होता है वो निकलना शुरू होता है या शुरू करता है। तो इसी दौरान दूसरी तरफ अग्नाशय यानी अगर हम बात करें तो एक पेंक्रियास इंसुलिन होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो छोड़ना शुरू करता है, या ताकि ग्लूकोज को शर्करा रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वो जाता है और पूरे शरीर की ऊर्जा का जो संचार कर सकता है ना।
तो वह बिना इंसुलिन के नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो मधुमेह आप याद, अच्छा देखिए देखिए मधुमेह भी कई टाइप के होते हैं, वो 4 प्रकार का होता है मधुमेह। डायबिटीज़ कितने टाइप होता है? 4 प्रकार। एक टाइप 1 होता है, और एक टाइप 2 मधुमेह होता है, तीसरा होता है गर्भावस्था मधुमेह होता है एक, है ना, गर्भावस्था मधुमेह होता है। चौथा अगर हम बात करें तो एक प्री डायबिटीज़ होता है, प्री डायबिटीज़ होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जो टाइप 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट उसको बोलते हैं हम लोग, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं उसको। इसी का एक अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो IDDM कहा जाता है इसको। सुने हो आप लोगों ने IDDM का नाम? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है मिलिटस इसको बोला जाता है। तो ये टाइप 1 जो मधुमेह होता है ये सबसे साधारण प्रकार का होता है। ये तब होता है जब शरीर में पेंक्रियास इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती, तब होता है ये। तो डायबिटीज़ एक प्रकार का वंशानुगत होता है, इसलिए इसकी पहचान और इसका बचाव बचपन से ही किया जाना चाहिए। तो ये टाइप 1 टाइप का इंसुलिन मिलता है। और दूसरा देख लीजिए, आप लोग सुनते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और जो दूसरा है टाइप 2, उसको बेसिकली हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, दूसरे वाले को। ये पता है टाइप 2 क्या होता है? ये डायबिटीज़ जो होता है वर्तमान समय में डायबिटीज़ का सबसे आम प्रकार माना जाता है। ये मुख्य रूप से किशोरों में पाया जाता है। डायबिटीज़ के इस प्रकार में पेंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है मोटापा और ज़्यादा मीठा और ऐसा खाना लेना जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़े, यानी मोटापा बढ़े। तो मधुमेह का यह टाइप बन जाता है कि जोखिमों का बढ़ा सकता है, लेकिन इसे आहार में दिनचर्या में बदलाव करके बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकते हो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को। ये दूसरा टाइप होता है आप सबके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए इसके बारे में। तीसरी बात अगर हम बात करें तो गर्भावधि मधुमेह कहा जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे में अगर हम बात करें तो एक गर्भावधि मधुमेह या गर्भावस्था जन्य मधुमेह होता है। तो यह मधुमेह अगर हम बात करें तो केवल गर्भवती महिलाओं को होता है, और ऐसा तब होता है जब महिला एक इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। तब ऐसा कई कारणों में पता चलता है कि भाई जैसे चिंता हो गया, ज़्यादा मीठा खाना हो गया, कम सक्रिय होना हो गया, और एक जगह पर बैठे रहना हो गया, दवाओं का सेवन, ये सारा एक प्रकार का टाइप बता देता है कि महिलाओं के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे में को भी प्रभावित कर सकता है ना। तो ये आपको पहले मैंने बताया कि एक प्रकार से वंशानुगति है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाती है। एक आपने देखा है कि अभी मैंने आप लोगों से बात किया था प्री डायबिटीज़ की बात होती है, तो ये इसका मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल, तो सामान्य से अधिक होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मधुमेह का ये जो डायबिटीज़ होता है या स्तर अगर हम बात करें अभी इतना तो नहीं आता है हम लोगों के सामने, इसे टाइप 2 मधुमेह का नाम भी हम दे सकते हैं, है ना। लेकिन इससे काफ़ी अगर हम बात करें तो मधुमेह स्तर पर देखते हुए अगर हम बात करें तो जीवन शैली में उचित बदलाव देखने को मिलता है इसमें। अगर आप लगातार प्री डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो आपको आने वाले समय में शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये प्री डायबिटीज़ के अंतर्गत आता है। जैसे दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, रक्त वाहिका का सूजन हो सकता है, रक्त वाहिनियों के धक्के बनाने की बात हो सकती है, किडनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ये इसी का पार्ट बनता है, प्री डायबिटीज़ का ही पार्ट बनता है, ये इसी का पार्ट बनता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सब के लिए, है ना। अगर हम बात करें इसमें तो आप ये भी कह सकते हैं कि बढ़ती उम्र, धूम्रपान करना, ज़्यादा शराब पीना, लाल मांस का सेवन करना, है ना, लगातार वज़न बढ़ना, ठीक से नींद ना आना, है ना, ये सारी चीज़, लीवर में जुड़ी समस्याएं हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा सेवन करना, ये सारा एक टाइप बना सकता है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे में बात अगर हम करते हैं इनके जो लक्षण मिलते हैं, गला सूज जाना, बार बार प्यास लगना, है ना, ज़्यादा पेशाब आना, कोई घाव होने पर जल्दी ना भरना, थकान महसूस होना, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अचानक से वजन बढ़ना घटना हो जाता है, ये भी रीज़न हमें देखने को मिल जाती है मधुमेह में। कई टाइप है इसके बाद, ऐसा नहीं कि केवल यही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
जोड़ों में दर्द की बात करते थे, या गठिया या वात भी इसे कहा जाता है। किसको, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है, जोड़ों में दर्द, है ना। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मेटाइट और अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस और गाउट कार्टिलेज से संबंधित रोग होता है ये। तो इसको हम अर्थराइट्स के प्रकार में अंतर्गत रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ों में दर्द के संबंध में। पैतृक रोग होता है एक, आप उपापचित त्रुटियों से संबंध वाला रोग है ये। तो फिनाइल कीटोयूरिया आपने नाम सुना ही होगा, मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा गुणसूत्रों के बारे में। तो वो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो एल के कैप्टोनेरिया एक प्रमुख होता है ये रोग में उभरने के लिए, मतलब पैट्रिक अगर हम रोग की बात करते हैं तब। तो गुणसूत्रों के अनियमित कारण हो जाता है, जिसे क्लाइनफेल्टर और सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, मंगोलिन रोग भी हो सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में मैंने कल बताया भी था आप लोगों से लास्ट वाली क्लास में भी, कि इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है ना। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। और इस रोग में पुरुषों का वृषक और अल्प विकसित और स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। तो इस रोग से ग्रसित पुरुष जो होता है वो नपुंसक होता है। ये चीज़ें आपको मैंने बताया था। टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात हमने किया था कि यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियां के गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। तो इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा और वक्ष कपटा होता है ना, चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डाउन सिंड्रोम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस रोग से संबंधित रोग जो होता है मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी मेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा, मैंने कल बताया भी था लास्ट क्लास में कि इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली अगर गुणसूत्र की बात करता हूँ तो 21 वाला जो गुणसूत्र होता है उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। कुल टोटल 46 यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आप लोगों को मालूम है 22 होता है, और 23वां गुणसूत्र जो होता है वो आप लोगों को लिंग निर्धारित में बताता है। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ इसके बारे में। एक पटाउ सिंड्रोम था, मैंने बताया भी था इसके बारे में भी, कि इससे रोगी के ऊपर का जो होठ होता है नीचे से फट जाता है और तालू के दरार हो जाते हैं। और इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित भी हो सकता है ना। तो ये पटाउ सिंड्रोम होता है। कैंसर की बात कर लेते हैं थोड़े से। देखिए, कैंसर शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि, ऊतक आदि वृद्ध अनियंत्रित हो जाता है, इसे हम कैंसर कहते हैं। फिर से करता हूँ, देखिए ध्यान से, कि शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि, ऊतक आदि वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बताइए जरा एक बार, कैंसर, है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो एग्ज़ाम में हम लोगों से मिल जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई क्या होता है कैंसर, किसके संबंध में है कैंसर, है ना। तो बेसिकली भारत में प्रत्येक वर्ष बताया जाता है 16 मिलियन कैंसर से संबंधित नए मामले दर्ज होते हैं। और जिसमें से अगर हम बात करें तो लगभग 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर के कारण होती है। भारत में होने वाले 6 मुख्य कैंसर में अगर हम बात करें तो एक स्तन कैंसर है, एक मुख का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, पेट का कैंसर है, और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल किए गए हैं, जो मुख्य रूप से बताए गए हैं, इनसे मौत होती है। कौन कौन से होते हैं, स्तन कैंसर, मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े का कैंसर और पेट का कैंसर, और एक आपका आता है कोलोरेक्टल कैंसर होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति होती है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं, जिसको हम बोलते हैं सेल, असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं और विभाजित होने लगती हैं, तब होता है। हमारा शरीर खराब कोशिकाओं से बना हो, मतलब खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, बहुत अरब खरब मिलियन आप लोगों ने सुना ही होगा, उससे बना हुआ है हमारा शरीर, ठीक है। इसकी बात अगर हम करें तो कैंसर के अगर हम बात करें तो इसमें अचानक वजन कम होने लगता है, बिना कोई कारण नज़र आए। यदि आपका वजन तेज़ी से कम हो रहा है तो यह कैंसर के पहले संकेत में से एक माना जाता है। अग्नाशय हो गया, पेट हो गया, फेफड़ों में होने वाले कैंसर हो गया, पीड़ित लोगों की वजन का कम होना हो जाता है, ये एक समस्याएं हैं। अत्यधिक थकान भी एक प्रकार का दिखाने लगता है, गांठ भी दिखाने लगती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वचा में किसी भी तरह की गांठ या लंप नज़र आने लगता है तो कैंसर का लक्षण हो सकता है ना।
तो ये त्वचा में बदलाव भी एक प्रकार का क्या, जैसे यदि आपकी त्वचा का रंग बदलकर पीला, काला, लाल हो जाता है तो भी हमें देखने को मिल जाता है कैंसर का, है ना। तो ये चीज़ हो जाता है कैंसर का, है कि नहीं। कैंसर भी आपने देखा होगा कुछ स्टेजेस में होता है, आपने नाम सुना होगा स्टेज का, तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। तो एक स्टेज आपका अगर हम बात करें कैंसर का, तो आप ध्यान रखिएगा वो 0 स्टेज होता है। जो 0 होता है ये दर्शाता है कि आपको कैंसर नहीं है, हालांकि शरीर में कुछ असामान्य कोशिकाएं मौजूद हैं जो कैंसर विकसित कर सकता है, इसलिए आपको ये 0 कहा जाता है, 0 स्टेज पर है, कुछ लक्षण मौजूद हैं। इसके बाद आपके हम बात करें तो स्टेज नंबर एक होता है। यहाँ इस स्टेज में ट्यूमर छोटा होता है और कैंसर कोशिकाएं केवल एक क्षेत्र में फैली होती है। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ें कि ट्यूमर छोटा, इसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर छोटा और कैंसर कोशिका के पास स्थित जो अंग होते हैं, सॉरी, जो फर्स्ट होता है वो जो कैंसर कोशिकाएं होती है वो केवल एक क्षेत्र में फैलती है, केवल एक क्षेत्र में। उसके बाद आपका स्टेज 2 आता है। स्टेज अगर हम बात करें 2 वाले में और तीसरे वाले में, दूसरा और तीसरा, ध्यान रखिएगा, दूसरा और स्टेज तीसरा जो है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे स्टेज से ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता है और कैंसर कोशिकाएं पास की जो स्थिति होती है, जो अंग होते हैं वो लिम्फ नोडल्स में फैलने लगते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिम्फ एक शब्द है, लिम्फ नोडल्स, जहाँ फैलने लगता है कौन सा। पहले स्टेजेस में बेसिकली ट्यूमर छोटा होता था और कैंसर कोशिकाएं केवल एक क्षेत्र में हुआ करती थी। यहाँ पे कैंसर कोशिका के पास जो भी अंग है, जो लिम्फ नोडल्स हैं, उनमें फैलने लगता है ये दूसरे और तीसरे में। और एक स्टेज होता है 5वां, यह कैंसर का आखिरी स्टेज और बेहद खतरनाक स्टेज होता है ये, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मेटास्टेटिक इसको कहते हैं हम लोग, ये इस स्टेज का नाम है, कैंसर कहते हैं। तो इस स्टेज में कैंसर शरीर के पूरे अंगों में फैलना शुरू हो जाता है, पूरे अंगों में फैलना शुरू हो जाता है ये, है ना। तो ये याद रखिएगा। अब ऐसे अगर आता है तो एक मेडिकल सोशल वर्कर इसको किस तरीके से सलाह देगा ऐसे व्यक्तियों को। तो ऐसे में बेसिकली क्या होता है कि शारीरिक लक्षण और संकेत को देखते हुए मेडिकल सोशल वर्कर पता लगाने की कोशिश करता है, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, शारीरिक परीक्षण करता है। टेस्ट के लिए अगर आपको बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर के पास रेफ़र करता है। तो फिर डॉक्टर की भूमिका आ जाती है, भाई यूरिन चेक करना, ब्लड चेक करना, उनके सैंपल लेना, है ना, कैंसर के क्या है क्या नहीं है। और उसमें अगर बात करें कैंसर की आशंका होने पर एक्सरे और कंप्यूटेड टोनोग्राफी एक होता है उसको कराना, एमआरआई कराना, अल्ट्रासाउंड करवाना, है ना, फाइबर ऑप्टिक एक एडोस्कोप होता है उसका परीक्षण करना, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो वो चीज़ें तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर शरीर में गांठ के रूप में धारण कर लेता है, जिससे ट्यूमर कहते हैं। जब शरीर में गांठ का रूप धारण कर उसे ट्यूमर कहा जाता है ना। और रुधिर और लसिका से होकर अन्य अंगों में गांठ जो है उत्पन्न कर देता है। पान तंबाकू खाने वाले के मुख में कैंसर होता है। धूम्रपान करने वाले को गले और फेफड़े का कैंसर अधिक होता है। और अनेक रासायनिक भी कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं इन्हें, जैसे हम कार्सिनोजल भी कहते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन है, ये भी आपको कैंसर का रोग बता सकता है। कैंसर एक अस्थायी उपचार आज भी संभव नहीं हो सका है। तो इसका उपचार जो है शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। तो ये बेसिकली मेडिकल सोशल वर्कर इन्हीं लोगों के पास भेजता है, ठीक है। बात करते हैं तो एक आता है हीनता जन्य रोग होता है, फूड से संबंधित होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने एक आ रहा है मेरोस्मस। तो इस रोग का मुख्य कारण है अल्पायु में ही माँ के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी वाले भोजन का दिया जाना। शरीर में त्वचा का ढीला होकर लटकना ये मुख्य लक्षण इसका है। और भोजन में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों की कमी से भी कारण होता है। शारीरिक और मानसिक विकास मंद रहता है। पाचन विकार तथा बार बार अतिसार होता है। बच्चों के पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक रोग देखिए, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो होता है उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने एक सूखा रोग मिलता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सूखा रोग के परिपेक्ष में आपने ये पढ़ा ना, क्या था ये मेरोस्मस, ये इसी को हम लोग सूखा रोग कहते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। तो बेसिकली जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और बच्चे का वजन बहुत कम रह जाता है। तो बच्चे का चेहरा बंदर या किसी बूढ़े या आदमी के चेहरे की तरह होने लगता है। तो हड्डियों का ढांचा जो है बूढ़े आदमी की तरह जो है झुर्रियाँदार त्वचा से ढका होता है। पेट इतना सपाट होता है कि क्रमांकुचन की क्रिया दिखाई देती है। इसमें बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, इससे रोने की आवाज़ तक नहीं आती। बच्चे का जब दूध पिलाया जाता है तो वह बहुत भूखा सा लगता है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग के अंतर्गत रखते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है यहाँ पर। ठीक है, शरीर में पानी का जो ठहराव नहीं बन पाता है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है क्वाइसियोर्कर, एक नाम आता है जो एक रोग है ये। और यदि बच्चे के आहार में क्लोरीज की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका ऊर्जा देने वाली लगती है, जो धीरे धीरे बच्चा क्वासियोरोकर रोग से पीड़ित हो जाता है। बेसिकली बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा दिखता है इसमें, और शरीर में पानी का ठहराव के कारण सूजन आ जाती है, जिसे हम लोग एडिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, एक शब्द है एडिमा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एडिमा, एडिमा क्या शब्द है, एडिमा शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है, तो अब हम लोग उसको एडिमा नाम देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मोटे वसायुक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला सा रहता है। बच्चा चिड़चिड़ा तो होता है और रोता भी रहता है इसमें। बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए विकास धीमा होता है इसमें। इस दशा में पेट खराब हो जाता है तो मल तरल सा हो जाता है। याद ये रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलता है प्रोटीन से संबंध में। देख सकते हो आप कि यह भी प्रोटीन अत्यधिक हीनता से उत्पन्न विकार है। भोजन के प्रति अरुचि, भूख ना लगना और बच्चे में वृद्धि रुक जाना, पेट के बाहर की ओर निकलना और पैर लंबे पतले और मुड़े हुए होते हैं। बच्चों के पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार ना देना ही ये बेसिकली क्वासियोर्कर रोग जो है देखने को हमें मिल जाता है ना। आरक्तता, एमीनिया, मैंने एक शब्द आप लोगों को बताया था, आरक्तता को इंग्लिश में एमीनिया भी कहते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों से चर्चा भी किया था। रुधिर में लोहे की कमी के कारण होता है। लोहे मतलब अगर हम बात करें आयरन के संबंध में, तो रुधिर में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होता है प्रतिशत मात्रा में बहुत कम आती है। आरक्तता या अमीनिया से ग्रसित व्यक्ति पीला पड़ जाता है और उसकी भूख मर जाती है और वह जल्दी थक जाता है। इसमें विटामिन B12 का इंजेक्शन देने के लिए अमीनिया ठीक किया जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट वाली क्लास में विटामिन B12 के बारे में आप लोगों से चर्चा भी किया था, वहाँ पे बताया था आप लोगों से। इसके अतिरिक्त अंडे, दाल, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, सेब और केला, अमरूद इत्यादि लोहे के तत्व जो है प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद आपका आता है गलगांड, जिसको हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग बोलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। आयोडीन की कमी के कारण से थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ये आप देख लीजिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये। समुद्री खाद्य, पत्तेदार सब्जियां, जल आयोडीन युक्त नमक से आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। ये यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा, जीरो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जीरोथैलीमिया, जिसको मैंने रतौधी भी चर्चा किया था, अगर याद होगा आप लोगों तो ठीक है, मैंने लिखवाया था ये शब्द शायद। और यह भोजन में विटामिन ए की हीनता से होता है। और मंद प्रकाश, स्पष्ट ना देख पाना, रतौधी, जिसको हम लोगों ने बताया भी था, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है ये। और आश्रु ग्रंथि का निष्क्रिय होना और शुष्कता, नेत्रश्लेषा और कार्निया का कीरेटिनिक युक्त होता है ये। जंतु स्रोत, जैसे अगर हम बात करें मछली, काड मछली के लीवर के तेल, दूध, मक्खन इत्यादि पादक स्रोत जैसे अनुपूरक आहार जिसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में हो, है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को विटामिन ए के बारे में, वहाँ पे ये चीज़ें थी ना। बात करते हैं रिकेटस। रिकेटस भी आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे विटामिन डी के बारे में, हीनता से संबंधित है ये। त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है इसमें। तो बच्चों में रिकेटस होता है, वयस्क में मैंने शायद देखो वेरी वेरी मैंने लिखवाया भी है, ऑस्ट्रियोमेलिसिया मैंने लिखवाया था, इस नामक रोग होता है वयस्कों में भी। और सूर्य के प्रकाश विटामिन डी के प्रमुख स्रोत माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेरी की बात करें तो यह रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी का प्रकोप उन लोगों के लिए अधिक व्यापक है जहां पॉलिश किया हुआ चावल प्रमुख आहार बन जाता है। पेचिस, हृदय का आकार में वृद्धि, पाचन संबंधी विकार, स्नायु विकार का प्रमुख लक्षण मिल जाता है। साबुत अन्न के दाने और दालें और मूंगफली, पत्तेदार हरी सब्जियां के विटामिन
प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन 1 की बात करें तो थायमीन इसका वो नाम है रासायनिक, इसको आप लोग ध्यान भी रखेंगे विटामिन 1 के बारे में। स्कर्वी आपको मालूम ही है कि यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात जानते हैं। मसूड़ों की सूजन और खून का आना और पेचिश और दर्दों का होना, साथ साथ सामान्य दुर्बलता और जो है थकावट, शारीरिक भार की कमी होती है। नींबू, संतरन, नारंगी, अनानास, अंगूर, पालक, अन्य पत्तेदार सब्जी और हरेदार सब्जी और हरी मिर्च में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला ये रोग है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो एग्जाम की फोकस या पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, बताइए। ये प्रश्न आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। क्या नाम उसको बोला जाएगा, फ्लूओराइड बोला जाएगा, फ्लूओराइड बोला जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान से संबंधित है तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंद्रधनुष अभियान कब चलाया गया था? 2014। इंद्रधनुष अभियान, हाँ, भारत सरकार के द्वारा 2014, हाँ, दिसंबर 2014। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। और ये भी आपको बता दें, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1 और N1, तो स्वाइन फ्लू, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वाइन फ्लू भी याद रखिएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पैंडेमिक कहेंगे। हम लोगों ने शायद बोला भी था कि कोविड पैंडेमिक लेवल पर है, कोविड, है ना, मैंने बोला भी था आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, नोट्स हैं, आप ये कह सकते हैं एनसीईआरटी के बेस्ड पे है, उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी पर ही चलती है, ठीक है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जिसको CRDI कहते हैं, आर्ट ईथर नामक एक प्रमस्त की मलेरिया औषधि विकसित होती है, जिसे हम सूरज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सूरजमुखी कुल के पौधे आर्टिमीसिया एनुया के से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा एनरोल्ड्रास, मैंने आपको बता भी चुका हूँ, 1887 में मलेरिया परजीवी नामक द्वारा जो है मलेरिया के लिए पुष्टि करने हुए एक मच्छर का एक इसका वाहक निकला। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। और पेलाग्रा मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, एक त्वची विकार होता है जो विटामिन बी फिफ्थ में B5 है ना, ये B6 है, B6 है, B5 किसमें था, जो है निकेटेनाइन माइंड किसमें था, बताइए, मालूम है? सर आई से विटामिन, बोलिए बोलिए बोलिए। पेलेग्रा एक, ये पेलेग्रा आंख में होता है ना? पेलेग्रा आंख में होता है, देखिए एक मिनट, यहाँ मैं हो गया हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज, है ना, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। देखिए ये जो विटामिन यहाँ पे जो लिखा है ना, ये विटामिन B5 है, ये विटामिन B5 है। देखिए पेलेग्रा जो होता है ये त्वचा दाद वगैरह से संबंधित है, त्वचा विकार था तो ये मतलब त्वचा दाद था, जिसे पेलेग्रा कहते हैं, जिसमें याद रखिएगा नियासिन और निकोटिनिक अम्ल पाए जाते थे, निकोटिनिक अम्ल पाए जाते थे B5 में। याद आया आप लोगों को, मैंने आपको करवाया था इसके बारे में, है ना, यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये निकोटीन माइंड भी आप कह सकते हैं, आप निकोटिनिक भी कह सकते हैं, नियासिन भी कह सकते हैं। पेलाग्रा जो होता है वो बेसिकली त्वचा दाद से संबंधित होता है, इसके लिए आप मांस, मछली, अंडे, दूध, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एथ्रोक्स और वेल्सीलस एथ्रोइकिक्स नामक जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये कुकैन नामक मलेरिया की दवा जो होती है सिकोना से प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा ये प्रश्न तो। और आकोजिन्स जीन्स कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा, जिम्मेदार कैंसर कोशिकाओं के लिए कौन सा होता है? आकोजिन्स होता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्रीफेलेविन और पोटेशियम और परमैंगनेट्स और मर्क्यूरिक और एक्लोराइट,
एक क्लोराइड एंड एंटीसेप्टिक औषधि है, ये बात जान रखिएगा। और स्लीपिंग इसकी जो है सिकनेस सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। और बीजीसी आविष्कार जो है उनका नाम है यूरेन कॉलमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में और भी चीज़ें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बातें दी गई है कि चिकित्सा उपकरण और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेस मेकर किसको कहते हैं, तो हृदय गति को कम की जाने वाले रोगी को सामान्य अवस्था में लाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कार्डियोग्राम किसको कहते हैं, जिसको ईजीसी बोलते हैं, ईसीजी कहते हैं। तो यह उपकरण हृदय की गति को मापती है। और फिर उसके बाद कंप्यूटेड एक जो है टेमोग्राफी स्कैन होता है। ये संपूर्ण शरीर के किसी असामान्यता और विकृति का पता लगाने हेतु तो इसका प्रयोग में लाया जाता है। और एक होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है, जिसको ईईजी कहते हैं, तो मस्तिष्क की विकृति का पता लगाता है। ठीक है, एक होता है सिम्फोगमो जो है सिफ्गमो मैग्नोमीटर होता है, ये रक्त दाबने वाले मापन यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप जो है स्टेथोस्कोप इसको बोलते हैं हृदय गति, जो डॉक्टर लोग नहीं अपने गले में लटकाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना। हाँ, इसके बाद एक हम बात करें तो हाँ, रक्तदाब ब्लड प्रेशर ही तो है, रक्तदाब को इंग्लिश जो है ब्लड प्रेशर है। अगर हम बात करते हैं तो एनालाइजर एक होता है, ये ग्लूकोज और बिलरुबिन और कोलेस्ट्रॉल आदि का जो जांच करता है। ये एमआरआई जो होता है बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, मैग्नेटिक और रेजोनेंस जो है इमेजिंग करता है, यानी संपूर्ण शरीर के अंग और असामान्यता विकृति के पूर्णता सही पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है ये। और ईओजी होता है ये, जिसको हमने भी बताया था कि इलेक्ट्रो रेडियो अगर बात करें तो रेडियो कोलोरोग्राफी होता है इसको, तो ये रेटिना के विश्राम क्षमता को मापने की तकनीकी होती है ये। और एक होता है ईएमजी होता है, और इसके द्वारा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए लाया जाता है ये। कुछ प्रमुख दिवस हैं जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। कुष्ठ निवारण अगर दिवस पूछा जाए तो जनवरी का अंतिम रविवार को आप लगा के आइएगा। अगर विश्व तपेदिक दिवस पूछता है तो 24 मार्च को लगा कर आइएगा। विश्व गठिया दिवस पूछता है तो 12 अक्टूबर को लगा के आइएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूछता है तो वो आप 10 अक्टूबर को लगा कर आइएगा। वहीं अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, मैंने शायद कई बार चर्चा भी किया है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कारण ये कि WHO का गठन भी 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसकी वजह से स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस की बात करें तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर दिवस, ये पूछा गया UGC सोशल वर्क का पेपर में भी है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को है। विश्व पशु दिवस की बात करें तो 4 अक्टूबर के है। विश्व पोलियो दिवस अभी मैंने बताया भी था आप लोगों से, कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर के मनाया। ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आप लोगों से अगर कोई पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। जीव विज्ञान के संबंध में कुछ संस्थाएं हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है तो भाई पुणे में है। DNA फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र कहाँ है तो हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पौधा जीनोम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, मानसर हरियाणा में है। ठीक है, और जैव संसाधन और स्थानीय विकास संस्थान, ये भी छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जीव विज्ञान, ये भी छोड़ दीजिए। बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान छोड़ दीजिए, ये याद कर लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी जो है नई दिल्ली में है। वन अनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय औषधि और सुरभि पादक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है लखनऊ में, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पादक अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, इसको छोड़ दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इसको भी छोड़ दीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लखनऊ का है। केंद्रीय चावल संस्थान, ये भी छोड़ दीजिए। और केंद्रीय आलू संशोधन संस्थान, ये भी छोड़ दीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा, जितना मैंने इंपॉर्टेंट करवाया उसको आप ध्यान रखिएगा। आविष्कार अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, आविष्कार और आविष्कारक। तो देखिए, हृदय प्रत्यारोपण में क्रिश्चियंस बर्नार्ड का नाम छोड़ दीजिए। होम्योपैथिक में हैनीमैन का नाम नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें तो आयो 1 का नाम आता है, नोट कर लीजिएगा।
लैंड स्टीनर का है, नोट करिएगा। इंसुलिन काट दीजिए। और क्लोरोफॉर्म की बात करें तो सिप्सन का नाम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। टीबी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच ने इसके आविष्कारक हैं। पोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया भी था, जॉन सॉल्क का नाम अभी लिखवाया था आप लोगों का ना, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था 1881 में, याद करिएगा। जॉन ई सॉल्क का नाम आ जाएगा। बीसीजी का नाम याद कर लीजिएगा, बीसीजी नहीं, बीसीजी छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। रक्त परिसंचरण में अगर हम बात करें तो विलियम हार्वे का नाम। विटामिन का मैंने पिंक का नाम बताया था, फंक था बेसिकली, मैंने फंक लिखा था, बात वही है, फंक वही है, ठीक है ना। विटामिन बताया था कि नहीं बताया था, बोल दिया करो। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के फोकस से बात किया जाए तो, कहा गया कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर परीक्षण जो है एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बेसिकली ये प्रकाश का एक सकल और या आंतरिक परावर्तन होता है। ये भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण को लेकर, सन 2014 में आप लोगों ने भी बताया मुझे, ये स्टार्ट किया गया था। किसकी गतिविधियां जो या क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ECO किया जाता है, तो हृदय के संबंध में था भाई, ऊपर आप लोगों को देखा है। तपेदिक दिवस बारे में बात करें तो 24 मार्च को है, ये भी आप लोगों ने भी ऊपर देखा है। और कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगों के लिए उपयुक्त होता है, वनस्पति तो सूरजमुखी का तेल होता है, कौन से हृदय रोगी के संबंध में। तो ये था आज की क्लास आप लोगों की। मैंने यहाँ पर ये जो संबंध में कुछ चीज़ें थी वो समाप्त कर दिया है। अब इसमें केवल 2 चीज़ें रह गई है, कल मैं वो भी ज़्यादा ज़्यादा मैंने बीमारी के कुछ संबंध में जो था वो मैंने क्लियर करा दिया है आप लोगों को। कुछ और रहेगी, इटियोलॉजी वगैरह है, महामारी वगैरह, उसके बारे में प्लस समुदाय के बारे में, कल आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं, दोनों को मैं तेजी से लेके चलूंगा, दोनों समाप्त कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बीमारियों के बारे में हमने चर्चा किया, इसलिए नहीं तो मैं इसको चाहता तो मैं जल्दी समाप्त कर देता, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस पर, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा इसमें है। कल से आप लोगों की जो क्लास होगी, ध्यान से दोबारा बोल रहा हूँ, एक होगी 6:30 से 7:30 तक, जिसमें आप सबके सोशल वर्क के मॉक टेस्ट रहेंगे अब। और दूसरी जो क्लास होगी वो क्लास होगी 8 से 9 PM, जो आपकी थ्योरी पर आधारित होगी। 2 क्लासेस कल से आप लोगों की रेगुलर चलेगी, आप लोग ज्वाइन कर रहिएगा तो लेंगे, नहीं तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप वीडियो लेंगे, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वहाँ पे कुछ नोट्स भी करवा देता हूँ, है ना, तो उसको भी नोट कर लेंगे। कभी कभी मैं वीडियो की स्टॉप भी कर देता हूँ, है ना, आप लोगों को तो मालूम ही है, आप ही लोगों को बताता हूँ, आप वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया रहेगा।